आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट नंबर 14 में नष्ट बाबा का नाम आप लोग सुनेंगे। तो नष्ट बाबा जितना कांड किए हैं उन सभी कांड की जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। उन सभी कांड पे जितने क्वेश्चंस उठाए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ने वाले हम लोग नष्ट बाबा को। और तुरंत देख लेते हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है तो तुरंत पहले समझ लेते हैं कि इनसे क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं। तो नष्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो पहला टाइप आपसे पूछा गया है, राइट द कंडीशन फॉर नष्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। 2013 में आपसे पूछा गया है, ए वाले सेक्शन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ए वाले सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नष्ट इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेशन 13 और 15 में पूछा गया है। ये आपसे सी वाले सेक्शन में पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया, अप्लाई नष्ट इक्वेशन टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। ये भी आपसे सी वाले सेक्शन में पूछा गया है। और नेक्स्ट की अगर बात करें तो नष्ट हीट थियरम, ये भी आप देखेंगे 13 और 15 में ही पूछा गया है, सी वाले सेक्शन में पूछा गया है। डेराइव नष्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ थर्मोडायनेमिकली, ये 2017 में आपसे पूछा गया है, बी वाले सेक्शन में पूछा गया है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2017 में पूछा गया है, सी वाले सेक्शन में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैं 2013 से 2017 तक का लोग इसमें लिखा हुआ हूँ। बाकी आप लोग उस 18, 19, 20, 21, 22 ये सब आप लोग देख लीजिएगा अपने अपने प्रीवियस ईयर पेपर में, क्योंकि उसका पेपर मेरे पास अभी अवेलेबल इस टाइम नहीं था तो मैं इसमें लिख नहीं पाया हूँ। तो इतना काम आप लोग कर लेंगे। आगे के जिस भी ईयर में आप लोग हैं तो उस ईयर तक का अपना पिछला 5 साल आप लोग मैच कर लेंगे कौन कौन से टाइप इसमें से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देखेंगे, सिवाय एक क्वेश्चन की जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया, अप्लाई नष्ट इक्वेशन टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहाँ से आपका ये काम चल जाएगा। अगर नहीं चलता है तो इसको हम अलग से कभी किसी वीडियो में करवा देंगे। फिलहाल के लिए बाकी के जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग आज इसमें देखेंगे। आपसे पूछा क्या गया है, एक बार मैं फिर से आपसे बता दूं। आपसे पूछा गया है कि नष्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कंडीशन को बताइए। आज हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। नष्ट इक्वेशन क्या होता है और इसका डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन भी आज हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नष्ट हीट थियरम कहने का सेंस वही है कि इसका भी समझिए डेरिवेशन ही करना, क्योंकि सी वाले सेक्शन में पूछा, इसका मतलब 7.5 नंबर में आपको डेरिवेशन करना ही पड़ेगा। एनएसटी पूछा हुआ है, बिल्कुल कर लेंगे। डेराइव नष्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ थर्मोडायनेमिकली, तो थर्मोडायनेमिकली डेराइव करिए। चाहे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही पूछा हुआ है कि इसकी कंडीशन क्या है, नष्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कंडीशन क्या है। तो कंडीशन में ही आप लोग चाहें तो डेरिवेशन भी घुसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दोनों आंसर लगभग सेम हो जाएगा। लेकिन ये ए वाले सेक्शन में पूछा था तो बस थोड़ा सा आपको उसकी थियरी लिख करके छोड़ देनी है, बाकी इसमें आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा। अभी हम आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो आपसे पूछा हुआ था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो आपका सी वाला सेक्शन क्वेश्चन है 2017 में पूछा हुआ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 2 वीडियो इस पर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग उसको देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये आपको हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, तो इतने टाइप से जनरली यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। सीधे आ जाते हैं हम लोग आंसर पर। स्टार्ट करते हैं हम लोग नष्ट इक्वेशन से, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं नष्ट इक्वेशन से। ठीक है, अगर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स या फिर जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का जितने वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, अगर आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं तब तो एकदम बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है इस वीडियो में। अगर आप लोग शुरू से पढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या होने वाली है, क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम चीज़ें आप देखेंगे पीछे वाले वीडियोज़ से रिपीटेड हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। अगर आप लोग पढ़े हैं तो बिल्कुल आपको एकदम यूँ नाम लेते ही आप लोग समझते चले जाएंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को ज़रूरत है कि आप लोग जा करके पिछले वीडियो में उसको पहले पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर आएँ तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये डिस्क्लेमर में पहले ही आपको लगा दे रहा हूँ। बाद में ये मत कहिएगा कि सर समझ में नहीं आया, ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया। आप लोग शुरू से जा करके पढ़ के आइए। ठीक है, चलिए आते हैं तुरंत नष्ट थियरम की बात हम लोग कर लेते हैं। द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, देखिए पहले ही मिल गया। एंथैल्पी चेंज क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, बहुत बारीकी से हम आपको हर वीडियो में बताए हुए हैं। एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, फिर से वही बात डेल्टा जी, इसके बारे में भी हम लोग पूरा 2 वीडियो पढ़े हुए हैं ठीक से डिटेल में। तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच क्या होता है नहीं बताएंगे, क्योंकि बता चुके हैं पहले ही। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, देखिए चेंज जब होता है तो हम बोले थे आपको कि आपको डेल्टा लगाना है, तो डेल्टा एच और डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा जी।
ये 2-3 ऐसे महारथी हैं जो आपको हर जगह नज़र आएंगे, हर जगह आपको दिखाई देंगे, हर लड़ाई में आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं डेल्टा एच और डेल्टा जी। तो ये दोनों जब महारथी लड़ते हैं तो इन लोगों को देखिए कैसे लड़ाया जाता है, किस तरीके से इनमें चेंज लाया जाता है। क्योंकि चेंज है तो कैसे चेंज किया जाएगा, तो वही बोला जा रहा है द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर से, और टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होता है। ये सारी बातें हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं एक तरीके से, समझिए, ठीक है। तो डेल्टा एच में और डेल्टा जी में जब वेरिएशन करवाया जाता है, जब चेंज करवाया जाता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जब ये काम करवाया जाता है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो उसी चेंज को बोला जाता है नस्ट थियरम। उसी चेंज का जो आपका प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को, उसी थियरी को नस्ट थियरम बोला जाता है। सिंपली कहें तो डेल्टा एच और डेल्टा जी में जब वेरिएशन लाया जाता है टेम्परेचर को चेंज करके, टेम्परेचर में वेरिएशन ला करके जब इसमें वेरिएशन लाया जाता है तो इसी थियरी को बोला जाता है नस्ट थियरम। यही थियरी नस्ट थियरम कहलाती है। क्लियर है? तो बस इतनी सी थी। आप देखें तो ये सारी चीज़ें रिपीटेड है, बिल्कुल सब कुछ पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। अब एक और चीज़ बहुत भयंकर रिपीटेड है जो भी हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़े थे। अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, याद आया? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होता है आप लोग जानते होंगे। डेल्टा जी इक्वल टू में डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये देखिए यही होता है इक्वेशन। ये इक्वेशन हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। डेल्टा जी इक्वल टू में डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये आपका होता है। और अभी आपको बता दिया गया है कि अब ये तुम्हारी ये डेल्टा जी हो गया, डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू अभी यहाँ पे आ गई, ठीक है। मामला बिल्कुल एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला जा रहा है कि इसका वेरिएशन करवाइए आप। ये तो बिल्कुल आप इतना कर दिए तो ये तो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हो गया। अब इसमें जब आप वेरिएशन करवाते हैं, किसका वेरिएशन करवाते हैं? वेरिएशन करवाने का मतलब होता है चेंज करवाना, है ना, कम करना, ज़्यादा करना, है ना, ये काम करना। तो टेम्परेचर का जब आप वेरिएशन करवाते हैं, यहाँ पर एक टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस टेम्परेचर का जब हम लोग वेरिएशन करवाते हैं तो इस टेम्परेचर का वेरिएशन करवाने के बाद जो चेंजिंग हमको इसी इक्वेशन के अंदर नज़र आएगी, उसी चेंजिंग का नाम होगा नस्ट थियरम या नस्ट इक्वेशन। आप लोग बोल सकते हैं उसको नस्ट इक्वेशन, और इस पूरी थियरी को हम लोग नस्ट थियरम बोलते हैं। ये आपका नस्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे चेंज, मान लेते हैं हम लोग कि इस टी को हम लोग सीधे इतना गिराए, इतना उसका मजाक उड़ाए कि एकदम बिल्कुल उसको जीरो कर दिए। हीरो से क्या बना दिए? जीरो बना दिए। जो ही हीरो से जीरो आप लोग बनाएंगे तो आप बताइए, अगर यहाँ पे आप लोग गोला रखते हैं, बाबा जी का ठुल्लू, अगर जीरो अगर आप लोग यहाँ पे रखते हैं तो बताइए क्या होगा? ये पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ये पूरा का पूरा आपका जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप बताइए पूरा अगर ख़त्म हो गया तो बचा क्या? डेल्टा जी इक्वल टू में डेल्टा एच, यही तो बचा। डेल्टा जी इक्वल टू में डेल्टा एच, यही तो बचा है। देन डेल्टा जी इक्वल टू में डेल्टा एच। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए करते एब्सोल्यूट जीरो पर अगर आप लोग लेकर के जाते हैं, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं, तो आप मान करके चलिए कि डेल्टा जी और डेल्टा एच आपस में इक्वल हो जाएंगे। कहने का सेंस क्या हुआ? कहने का सेंस ये हुआ कि गिब्स फ्री एनर्जी, या आप डेल्टा जी लगा हुआ है तो गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होगा वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी के इक्वल हो जाएगी। कब? जब आप टेम्परेचर को जीरो कर दें तब। इसी इक्वेशन को बोला जाता है यहाँ पर नस्ट इक्वेशन, और इसी थियरी को बोला जाता है नस्ट थियरम। क्लियर है? अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। Nust observed that as the temperature decreases towards the absolute zero। हम बोले थे ना आज हम लोग नस्ट के एकदम बिल्कुल पोल खोलने वाले हैं। नस्ट बाबा की जितना कांड किए सब आज पोल खुलने वाली है, ठीक है। तो उन्होंने देखिए क्या क्या किया है। नस्ट ऑब्जर्व दैट एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज। नस्ट ने देखा भैया जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को जब घटा रहे हैं, कहाँ तक घटा के लेके जा रहे हैं? इतना घटा दे रहे हैं कि टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट जीरो। अगर हम लोग उसको एब्सोल्यूट जीरो अगर बना दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? आगे देखते हैं। देन द वैल्यू ऑफ डेल डेल्टा जी अपॉन में डेल टी डिक्रीजेज ग्रेजुअली।
क्या होता जाता है, डेल डेल्टा जी। आपको याद आ रहा है, अभी इक्वेशन हम आपको दिखाए हैं, उस इक्वेशन में जहाँ पर डेल डेल्टा जी था, डेल डेल्टा जी अपॉन में डेल टी था, उसको आप लोग याद करिए, वो आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। जितना आप लोग टी को डिक्रीज करते जाएंगे उतना वो भी डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे थे, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा गया था और बाहर में यहाँ पे टी लिखा गया था। तो टी को अगर मान लीजिए आप अभी 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो ज़्यादा नहीं होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और कम हो जाएगी। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कम हो जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और कम हो जाएगी। 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगी। आप बताइए, इसलिए तो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल डेल्टा जी अपॉन में डेल टी की वैल्यू भी कम होती जाती है जब हम लोग टेम्परेचर को घटाते 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 एब्सोल्यूट जीरो तक लेकर के आते हैं। उसी बात को लिखा गया कि डिक्रीजेज ग्रेजुअली एंड फाइनली बिकम्स जीरो। जब भैया आप उसको टेम्परेचर वे जीरो कर देंगे तो वो तो मल्टीप्लाई करके इसको जीरो नहीं बना देगा, वो भी जीरो बना देगा, ऑब्वियस सी बात है। इट मीन्स डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर नॉट ओनली इक्वल्स टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप देखें ना, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच दोनों आपस में इक्वल हो गए थे। जीरो करने के बाद दोनों आपस में इक्वल हो गए थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिर्फ इक्वल नहीं है, इतना खतरनाक दोनों में रिलेशन बन जाता है कि सिर्फ डेल्टा जी और डेल्टा एच दोनों आपस में इक्वल ही नहीं होते हैं, बट टूवर्ड्स ईच अदर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बट ग्रेजुअली अप्रोच टू ईच अदर एट दिस टेम्परेचर। दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं। अप्रोच करने का मतलब समझिए एकदम दोस्ती एकदम नंबर 1 की गहरी हो जाती है। इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि एकदम बिल्कुल वही वाला गाना गाने लगते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, है ना, दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। कैसा गाना था, आप लोगों को पता होगा। तो वो एकदम बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त दोनों में दोस्ती हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकदम बिल्कुल रहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। इतना ज़बरदस्त दोनों में रिलेशन बन जाता है। कब? जब टी इक्वल टू में एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है तो दोनों आपस में इक्वल के साथ साथ दोनों एक दूसरे को अप्रोच भी करने लगते हैं। क्लियर है? तो ये इतनी बात आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब इसके बाद आते हैं, ये तो भी आपका डेरिवेशन चल रहा है, डेरिवेशन में भी इतनी थियरी हो गई। अब आगे आते हैं मैथमेटिकल कुछ देखते हैं। अभी जितनी बात हम आपको बताएं हैं उस बात को हम लोग मैथ के भाषा में कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली रिटन एज लिमिट टी टेम्स टू जीरो। देखिए अब आ गई मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब हम लोग उस तरह से लिख करके नहीं बताएंगे, अब यहाँ पे मैथ की लैंग्वेज में लिख करके बताएंगे। तो लिमिट, तो उसको हम लोग लिमिट कर दे रहे हैं। भैया लिमिट है तुम्हारी कि तुम टी से जीरो तक ही जाओगे, टी से ऊपर तो नहीं जाओगे। टेम्परेचर जो भी तुम्हारा अभी इस टाइम है वहाँ से ऊपर तो नहीं जाओगे। कहाँ तक जाओगे? जीरो तक ही तुम जाओगे। इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है, नीचे ही जाना है। और नीचे भी कहाँ तक जाना है? तो जीरो जाना है, जीरो से भी नीचे नहीं जाना है, यानी टी से जीरो तक। तो लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। और किसको कर रहे हैं? अभी आप देख पा रहे थे कि डेल्टा जी डेल्टा एच के इक्वल था, डेल्टा जी डेल्टा एच के इक्वल था। इसका मतलब हुआ कि डेल डेल्टा जी ओपन में डेल टी इक्वल टू होगा, इक्वल हो जाएगा जब लिमिट कर दें फिर से टी टेंड्स टू जीरो। किसको? एंथैल्पी को भी, यानी कि डेल डेल्टा जी ओपन में डेल टी। और टोटल दोनों मिलकर के आपस में जब आप इसको टी टेंड्स टू जीरो कर दे रहे हैं, टी टेंड्स टू जीरो कर दे रहे हैं, जीरो तक लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट में क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा चेंज हो करके। ठीक है, अभी देखिए अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो अभी हम आपको एक बार फिर से इक्वेशन दिखा दें। हम इक्वेशन के इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ये जो पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसी पार्ट की हम यहाँ पे जनरली बात करें कि डेल डेल्टा जी अपन में डेल टी। तो गिव्स फ्री एनर्जी के लिए क्या होता है? यहाँ पर डेल्टा जी लगा होता है, आप जानते हैं। और जब आप हेल्महोल्ट्ज लगा होता है तो क्या जानते हैं आप लोग कि हेल्महोल्ट्ज के लिए यहाँ पर डेल्टा ए लगा होता है। तो अभी हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं? तो अभी हम लोग जनरली बात कर रहे हैं डेल्टा जी की, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी की। और यहाँ पर एच लगा देंगे तो एच हो जाता है आपका एंथैल्पी के लिए जनरली हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इस पार्ट की, इक्वेशन के इस पार्ट की बात करें कि इस पार्ट में अगर आप टी को घटाते जाते हैं, टी को अगर टी टेंड्स टू जीरो करते हैं, जीरो तक लेकर के जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा मैटर आपका क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। तो यही बात अभी हम लोग वहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये देखिए ये आपका टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डेल डेल्टा जी अपन में डेल टी और डेल डेल्टा एच अपन में डेल टी। फिर से यहाँ पर भी लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर भी लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। ये आपस में, यहाँ पर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों ही इक्वल होंगे यहाँ पर जीरो के। क्यों जीरो के इक्वल होंगे अभी हम आपको बता दिए। फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ से आप लोग जानते हैं एंट्रोपी वाला लॉ होता है। तो एंट्रोपी वाले सिस्टम से क्या बोला जाता है कि ये जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेल डेल्टा जी अपन में डेल टी,
यानी कि जो गिब्स फ्री एनर्जी में टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो चेंज आता है, चेंज माइनस एंट्रोपी चेंज के इक्वल होता है। ये बात भी हम लोग पूरा ठीक से कर चुके हैं पहले ही प्रीवियस वीडियोज में ही। तो डेल डेल्टा जी अपॉन में डेल टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस होता है। इसको भी हम लोग बाकायदे प्रूफ भी किए हुए थे किस तरीके से आता है, डेरिवेशन भी इसका हम लोग किए हुए थे। तो ये जनरली इसके इक्वल होता है। इस क्वेश्चन नंबर आप इसको सेकंड बना लेंगे। ये सेकंड लॉ से फिर फर्स्ट लॉ पर आएंगे। जो थर्मोडायनेमिक्स का आपका जो फर्स्ट लॉ होता है, तो फर्स्ट लॉ से हम लोग क्या लिखते हैं, तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहीं पर सिर्फ क्या लगा देंगे, जो डेल्टा जी दिखाई दे रहा है यहीं पर लगा देंगे डेल्टा एच, जो भी हम आपको ऊपर भी बताए हुए हैं। तो डेल्टा एच लगा देंगे जब, तो क्या हो जाएगा डेल डेल्टा एच ओवर में डेल टी इक्वल टू में ये डेल्टा सी पी की इक्वल होता है। सी पी क्या होता है अभी हम लोग जस्ट प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि सी पी क्या होता है, सी बी क्या होता है, उसका प्रूफ भी हम लोग किए हैं। सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर हम लोग प्रूफ भी किए हुए हैं। तो आप लोग वहाँ से जा करके देखिए। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हीट कैपेसिटी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर होता है। तो डेल डेल्टा एच ओवर डेल्टा इक्वल टू में डेल्टा सी पी हो जाता है इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी को आप जनरली किरचॉफ इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दो रिलेशन अभी जनरली आ गए हैं। जब ये दो रिलेशन आ गए हैं तो इन दोनों रिलेशन का आप यूज करके कैसे देखिए किन बातों को लिखते हैं। क्योंकि अभी आप देखें कि ये चीज़ क्या थी, जीरो थी, ये चीज़ क्या थी, जीरो थी। अभी आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखें ना, ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये चीज़ क्या है आपकी, जीरो है, ये चीज़ आपकी क्या है, जीरो है। वही बात तो यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये आपका क्या है, जीरो है। सेम वैसे ही ये भी आपका क्या है, जीरो है। तो आप ये बताइए, यहाँ पर नीचे भी मैं आपको दिखाई ही दे रहा हूँ। चलिए पहले ऊपर हम लोग देख लेते हैं। ये आपका ये जो माइनस डेल्टा एस है, क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि इसके इक्वल टू में जीरो। फिर सही बात, जब ये जीरो है यहाँ पर, तो आप बताइए डेल्टा सी पी यहाँ पे जीरो नहीं हो जाएगा। तो डेल्टा सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, मैं आपको नीचे लिख करके दिखाता हूँ। ये देखिए लिखा भी गया है कि पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो लिमिट टी टेंस टू जीरो माइनस डेल्टा एस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो। जब आप इसको भी, क्योंकि इसको भी लिमिट तो लगा रहे, इसको भी आप लिमिट लगा रहे थे ना, लिमिट टी टेंस टू जीरो कर रहे थे, तो क्या हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था। तो इसका मतलब ये हो कि इसको भी अगर आप लोग टी टेंस टू जीरो तक लेके जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और माइनस डेल्टा एस में भी सेम ही कंडीशन अप्लाई होगी। तो वही बात है कि माइनस डेल्टा एस को भी अगर आप लोग लिमिट टी टेंस टू जीरो लेके जाते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा। और इसको भी अगर आप लोग लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा सी पी को लेके जाते हैं तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक रह गई है, ठीक है। तो ये आपका जो ही यहाँ पर ये दोनों जीरो हुआ तो बस समझिए आपका इक्वेशन आपका प्रूव हो गया। अब बस जो दोनों अभी चीज़ें प्रूव हुई हैं, जो दोनों जीरो आया है उसी को आपको यहाँ पर लिख करके दिखा देना। आपका ये इक्वेशन जो नेक्स्ट इक्वेशन जो का जो डेरिवेशन था वो आपको यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम द एबव इक्वेशंस आप पहले वाले को बोल सकते हैं कि चेंज इन द एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब डेल्टा एस। तो चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम दैट इज डेल्टा एस विल बी जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी आप देखें हैं उसी बात को आपको यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देना है। सेकेंड भी आपको लिख देना है कि द चेंज इन द हीट कैपेसिटी दैट इज सी पी इज आल्सो जीरो एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस बात को भी आपको लिख देना है। काम खत्म। जो भी आप लोग प्रूफ किए हैं उसी को आप लोग लिख देंगे। यही आपका जनरली क्या होता है, नस्ट हीट थ्योरम बोलिए या नस्ट थ्योरम बोलिए, यही आपका होता है। हीट वाला भी यही होता है, ठीक है। हीट वाला जनरली ये होता है, सी पी वाला क्योंकि इसमें हीट का यूज किया जाता है। तो ये आपका जनरली होता है। तो नस्ट थ्योरम या नस्ट हीट थ्योरम दोनों में आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। Nernst distribution law, according to Nernst distribution law at constant temperature, देखिए at constant temperature की बात हो रही है। at constant temperature the ratio of the constant, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेंट्रेशन आपका ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की ही बात कर रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो ये वाला कॉन्सेंट्रेशन आपको सुनाई नहीं देगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई चाहिए हमको, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लीजिए अपना ठीक से। देखिए according to Nernst distribution law, Nernst distribution law के अकॉर्डिंग at constant temperature, अगर आप लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ध्यान से सुनिएगा इसलिए हम स्लो मोशन में भी चल रहे हैं, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। सोल्यूट का मतलब होता है कि हमारे सोल्यूशन आप लोग जानते हैं सोल्यूशन कैसे बनता है। कौन सा सोल्यूशन, मैथ का सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन मीन्स वो बिलियन जिसको आप लोग बोलते हैं, मतलब वो पेस्ट कैसे बनता है। उसमें दो चीज़ें मिलाई जाती हैं, एक तो आपका सॉल्वेंट मिलाया जाता है, एक आपका सोल्यूट मिलाया जाता है।
क्या मिलाया जाता है, एक आपका सॉल्वेंट मिलाया जाता है, एक आपका सॉल्यूट मिलाया जाता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के बाद सॉल्यूशन बनता है। हिंदी की बात करें तो इसको हम लोग विलेय बोलते हैं, इसको हम लोग विलायक बोलते हैं। जब विलेय और विलायक आपस में मिल जाते हैं तो विलयन बन जाता है। और ज़्यादा अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो मान लीजिए आपको मन कर रहा है खूब एकदम शरबत पीने का, है ना, चीनी पानी वाला, नींबू पानी वाला, मान लीजिए नींबू चीनी और पानी वाला आपको शरबत पीने का मन कर रहा है, तो आप क्या लेके आएंगे, सबसे पहले तो ये सस्ता वाला अपना जो फ्री मिलता है पानी लेके आएंगे। जब पानी लेके आएंगे तो पानी का नाम क्या होगा, पानी का नाम पानी होगा, पानी नहीं होगा, उसका नाम होगा सॉल्वेंट, उसका नाम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। विलायक उसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि उसी में आप सारी चीज़ें डाल डाल के घोलेंगे, है ना। तो जिस चीज़ में आप घोलते हैं उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, यानी कि पानी आपका वहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। और उसके अंदर जब आप क्या डालेंगे, नींबू निचोड़ेंगे, नींबू भी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको डाल रहे हैं। अच्छा, अभी हम बता रहे हैं आपको, पहले सुन लीजिए। नींबू भी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। चीनी आप डालेंगे, चीनी भी क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी। अगर आप नमक डालते हो तो नमक भी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। यानी कि विलेय, यानी कि जो चीज़ जा करके सॉल्वेंट में यानी कि विलायक में घुलती है उसे हम लोग विलेय या फिर सॉल्यूट बोलते हैं। क्लियर है। और दोनों ही आपस में मिलकर के एकदम नंबर 1 का शरबत बनाएंगे, जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, विलेयन। क्लियर है। तो ये आपका जनरली होता है डिफरेंस। फिलहाल के लिए हम आपको एक और इसमें नई चीज़ आपको बताने जा रहे थे। जैसा कि हम आपको बताएं कि आप नींबू निचोड़ेंगे। आप बताइए, जब नींबू निचोड़ेंगे तो नींबू का रस तो मान लीजिए इसमें घुल जाएगा, लेकिन आप जानते हैं उसमें और कुछ निकलता है ना, नींबू में से वो उसको क्या बोलते हैं, नींबू जब आप निचोड़ेंगे तो उसमें कुछ और चीज़ें निकलती हैं, उसका जो मटेरियल होता है नींबू का वो निकलता है और उसमें चला जाता है, जो वाइट कलर का छोटा छोटा, तो वो उसमें घुलता नहीं है। वो क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, तो वो भी आपको सॉल्यूट ही होगा, लेकिन उसका एक नया नाम होगा, और उसी नए नाम को हम यहाँ पर आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। उसका नया नाम होगा इम्मिसिबल। क्या होगा, इम्मिसिबल होगा, यानी कि जो मिले ही ना, है ना, जो मिले ही ना उसको इम्मिसिबल बोलते हैं, यानी कि जो घुले ही ना उसको इम्मिसिबल बोलते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम लोग सॉल्यूट को इम्मिसिबल नहीं लेंगे, सॉल्वेंट को हम लोग इम्मिसिबल लेने जा रहे हैं, यानी कि ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो घुले ही ना, जो अपने अंदर घोले ही ना, तो इम्मिसिबल सॉल्वेंट का हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब समझिए ध्यान से, नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है, यानी कि आपको टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना है, गर्मी से ठंडी नहीं होने देना। ठीक है, आप गर्मी में काम करें तो मतलब टेम्परेचर बिल्कुल आपका वो एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होना चाहिए, इतनी बात। तो जो रेशियो होगा, रेशियो किसका, रेशियो होगा किसका, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनटू 2 इम्मिसिबल सॉल्वेंट, यानी कि 2 सॉल्वेंट आपके पास हैं और इम्मिसिबल सॉल्वेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, इम्मिसिबल क्या होता है भाई, हम आपको बता चुके हैं। तो 2 आपके पास इम्मिसिबल सॉल्वेंट है, एक का नाम हम ए मान लेते हैं, दूसरे का नाम हम बी मान लेते हैं। तो ए वाला सॉल्वेंट और बी वाला सॉल्वेंट दोनों में ही आप सॉल्यूट को डाल करके घोलिए, और घोलने के बाद जो दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स आप लोग जानते हैं गाढ़ापन, है ना, उसका गाढ़ापन, सॉल्यूट का गाढ़ापन, यानी कि कितना आप मान लीजिए 1 किलो नींबू निचोड़ दीजिए 1 लीटर पानी में, तो आप बताइए उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। आप पिएंगे तो पता चला आपका दांत ही तुरंत निकल जाएगा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड जब बढ़ जाता है मुँह में तो दांत आपके झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो आपका तुरंत दांत ही निकल जाएगा सब। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, सॉलिड का उसमें कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा। और आप मान लीजिए आधा नींबू कहीं से मिला, आधा का आधा आपको मिला कहीं से चुरा उरा के किसी दूसरे का, उसको आप घोलेंगे 1 लीटर पानी में, तो उसमें कुछ पता चलेगा नींबू घुला है क्या हुआ है, कुछ नहीं पता चलेगा, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होगा, लो होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब आपका कांस्टेंट हो तो उस समय रेशियो लेना है, किसका रेशियो लेना है, एक ए वाला मतलब ए वाला सॉल्वेंट जो आपका है, और बी वाला, अभी हम लोग 2 माने थे, तो ए वाले में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में बी वाले में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होगा विल बी कांस्टेंट होगा, यानी कि चेंज ही नहीं होगा, यानी कि 0 आप बोल सकते हैं होगा, यानी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। यही होता है नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्यों? तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना। और हम लोग कर रहे हैं बंटवारा। अभी आप देखें बंटवारा किए ना, ए वाले में और बी वाले में, दोनों में हम लोग बंटवारा किए और दोनों में बंटवारा करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का बिल्कुल सेम आ गया और कांस्टेंट आ गया, जिसको आप बोल सकते हैं दोनों का रेशियो का कांस्टेंट, दोनों का रेशियो क्या हो गया? कांस्टेंट आ गया। यानी कि जितना ए वाले में है उतना ही बी वाले में है, यानी कि दोनों में सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल कांस्टेंट आ गया। यानी दोनों में बंटवारा बिल्कुल सही सही हुआ है, एकदम बिल्कुल आधा आधा हुआ है। तो उसे इसीलिए वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लोग बोलते हैं। तो क्योंकि ये नस्ट बाबा का काम है 3-5 करना, आप लोग जानते हैं कि नस्ट का एकदम बिल्कुल आज पोल खुल रही है ना, तो उसी में से एक पोल ये भी है कि नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी कि नस्ट ने बिल्कुल बंटवारा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बंटवारा होता है ये बिल्कुल एकदम सही सही होता है, आधा आधा हिस्सा लगता है, इसलिए यहाँ पर नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया। इसी बात को हम लोग थोड़ा सा और आगे चल करके ठीक से पढ़ते हैं। देखिए ये सारी बातें आपको एग्जाम में मेंशन करनी है। अगर आपसे नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपसे पूछा ही गया है तो उसमें आपको ये सारे आंसर्स लिखने हैं। ये जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं सब आपको लिखना है, ठीक है। समझाने के लिए हम एक्स्ट्रा चीज़ों का यूज कर रहे हैं तो वो आपको नहीं लिखना है, जो यहाँ पर लिखा गया है वो आपको लिखना जरूर है। इसको समझाना कैसे हो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं, सपोज सॉल्यूट एक्स, मान लेते हैं जो अभी हम लोग सॉल्यूट ले रहे थे, एक ही सॉल्यूट हम लोग ले रहे थे। देखिए सॉल्यूट हम लोग एक ही ले रहे थे, सॉल्वेंट हम लोग 2 ले रहे थे, याद आ रहा है आपको? सॉल्यूट हम लोग एक ही ले रहे थे, असॉल्यूट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे 2 इमिसिबल सॉल्वेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब सॉल्वेंट आपको 2 लेना है, सॉल्यूट आपको कोई एक ही लेना है। यानी कि चीनी आप ले रहे हैं तो चीनी ही दोनों के लिए लेना है, लेकिन सॉल्वेंट आपको 2 अलग अलग लेना है। मान लीजिए आप एक पानी ले रहे हैं तो दूसरा मान लीजिए हम लोग बेंजीन ले लें, बेंजीन में हमको घोलना है। तो या एल्कोहल ले लीजिए, दारू ले लीजिए, दारू मान लीजिए हमको घोलना है ना। चीनी को हमको दारू में घोलना है, चीनी को हमको पानी में घोलना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमको घोलना है। तो क्या होगा, उसी बात को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सपोज करके ठीक से पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इसका एग्जांपल टाइप ऐसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा थोड़ा, कि सपोज कर लेते, सपोज और सोल्यूट एक्स, एक्स का मतलब आप चीनी अभी समझ लीजिए, ठीक है, चीनी। तो सपोज सोल्यूट एक्स, एक्स का मतलब चीनी, इज डिजॉल्व इन टू, ये देखिए 2 का मतलब 2 वाला, 2 इमिसिबल सॉल्वेंट ए एंड बी। देखिए इमिसिबल लेना है तो इमिसिबल में अभी हम जनरली बस सपोज कर लेते हैं ऐसे, हालांकि वो इमिसिबल नहीं है, वाटर एंड एल्कोहल मान लेते हैं, अभी हम लोग ले लेते हैं वाटर एंड एल्कोहल, हालांकि ये दोनों इमिसिबल नहीं है, ठीक है। तो इमिसिबल सॉल्वेंट ए एंड बी, देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक्स एंड सॉल्वेंट ए एंड बी विल बी कांस्टेंट। देखिए ध्यान समझने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग एक्स और ए और बी ही लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन थोड़ी कम हो, क्योंकि उसी में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। तो मान लेते कोई एक सोल्यूट एक्स है, मान लेते कोई एक सॉल्यूट क्या है, एक्स है, जिसको हमको घोलना है, किस में घोलना है, 2 इमिसिबल सॉल्वेंट में घोलना है। एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, दोनों में हमको एक्स को क्या करना है, डिजॉल्व करना है। जब एक्स को हमको इसमें डिजॉल्व करना है, देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप कांस्टेंट, अगर आप घोलते समय इसका भी टेम्परेचर सेम रखते हैं, इसका भी टेम्परेचर सेम रखते हैं, यानी कांस्टेंट रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं, तो दोनों का जो रेशियो आएगा, यानी कि ए अपॉन में बी, ये अपॉन में बी जो आएगा, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, एक्स विल बी कांस्टेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे, आगे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जैसे सी ए अपॉन में सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू में के बी, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको ठीक से समझ में आई होगी। सी एंड सी बी मीन्स कांस्टेंट ऑफ सोल्यूट एक्स इंटू सॉल्वेंट ए एंड बी, ए और बी में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग सी और सी बी से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, और के बी का मतलब है कि नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट या फिर कांस्टेंट, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब आगे आते हैं, ये आपको आगे नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। अब आगे इसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। The thermodynamic derivation of the distribution law is based upon the principle of that if there are 2 phases in the equilibrium, that is 2 immiscible solvents containing the same solute dissolved in them। देखिए सेम वही बात जो भी हम लोग पीछे पढ़े, उन्हीं सारी बातों को थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करके लिखा गया। कैसे, ध्यान समझने की कोशिश करिए। द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी कि नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करने चाहें, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन का मतलब जनरली बस डेरिवेशन से आप समझिए, डेरिवेशन अगर हम लोग इसका करने चाहें तो क्या होता है
derivation of the distribution law is based upon the principle of that if there are two phases in the equilibrium, तो वो डिपेंड करेगा उस प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगा जिसमें दो फेज बनेंगे, टू फेजेस इन इक्विलिब्रियम। देखिए दो इक्विलिब्रियम स्टेट बननी चाहिए, जैसा कि अभी आप देखे हैं कि दो हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं, दो इमिसिबल सॉल्वेंट ले रहे हैं, टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स कंटेनिंग द सेम सॉल्यूट डिजॉल्व इन देम। अभी आप लोग पढ़े हैं कि दो इमिसिबल सॉल्वेंट लेना है ए और बी नाम का, और इसमें एक ही सॉल्वेंट को डिजॉल्व करना है, एक्स को ही, दोनों में ही डिजॉल्व करना है। तो दोनों में ही एक इक्विलिब्रियम स्टेट आपको नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल सेम है, टेम्परेचर आपका बिल्कुल सेम रखने की वजह से, कांस्टेंट रखने की वजह से दोनों में जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेट आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो उसी को बोला जा रहा है टू फेजेज इन इक्विलिब्रियम। तो दो फेज उसमें बनेंगे इक्विलिब्रियम के। तो आगे पढ़िए, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम मस्ट बी सेम इन बोथ फेजेज। देखिए अभी आपको एक बार फिर से आपको मैं समझा दूँ, सेम वही बात लिखी गई, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिखा गया, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग दो इमिसिबल सॉल्वेंट लिए हुए हैं, और दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट में हम लोग एक ही सॉल्यूट को मिलाए हुए हैं, और मिलाने के बाद तो दोनों में एक एक फेज बनेगा, जिसको हम लोग टू फेजेज इन इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। यानी कि ए वाले में इक्विलिब्रियम और बी वाले में इक्विलिब्रियम, तो ए वाले का फेज और दो वाले का इक्विलिब्रियम फेज, तो उसी को हम लोग टू फेजेज इन इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़। इसके बाद अगर इतना होता है, दोनों का अगर टू फेजेज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि दो फेज अगर बनते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट की, देन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस, तो उसका जो केमिकल पोटेंशियल होना चाहिए ना, उसका जो दोनों जो सॉल्वेंट होंगे, सॉरी दोनों जो सॉल्यूशन अभी हो गए हैं, उन दोनों सॉल्यूशन का जो केमिकल पोटेंशियल होगा अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम मस्ट बी सेम इन बोथ फेजेज। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, दोनों के अंदर जो सॉल्यूट मिलाया गया ना एक्स, दोनों के अंदर जो सॉल्यूट एक्स मिलाया गया है, उसका जो केमिकल पोटेंशियल होगा दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम इन बोथ फेजेज, दोनों में सेम होना चाहिए। ये होता है, ये आपका जनरली एक थियरी निकल करके आती है यहाँ से, नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, क्योंकि दोनों ही हम लोग इमिसिबल लिए हुए हैं, प्रेशर को टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन अभी आप देख पा रहे हैं कि दोनों का सेम हो जा रहा है नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल पोटेंशियल होगा उस सॉल्यूट का, वो भी दोनों ही फेज में, दोनों ही सॉल्यूशन में, दोनों ही सॉल्वेंट में सेम होना चाहिए। दैट्स इट, बात खत्म यहाँ तक। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। अब इसी को आप लोग थर्मोडायनेमिकली कैसे लिख सकते हैं? फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट द केमिकल पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पर म्यू से। केमिकल पोटेंशियल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? म्यू से डिनोट करेंगे। वी नो दैट द केमिकल पोटेंशियल म्यू ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सॉल्यूशन गिवन बाय, मान लेते हैं कि कोई अगर म्यू केमिकल पोटेंशियल है किसी एक सब्सटेंस का, जो कि आपका एक्स नाम का भी हम लोग माने हुए थे, उसको हम लोग जनरली मान लेते हैं वो म्यू है। म्यू अगर है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो म्यू इक्वल टू में होता है, ये आपको रिलेशन याद करना पड़ेगा, ये आपको रिलेशन बिल्कुल रट लेना होगा, याद करना पड़ेगा। तो म्यू इक्वल टू में म्यू नॉट प्लस आर टी होता है। क्या होता है? म्यू इक्वल टू में म्यू नॉट प्लस आर टी होता है इन ए का मतलब स्मॉल ए यहाँ पर लिखा गया, स्मॉल ए का मतलब भी आपको आगे समझ में आएगा, पहले भी आप बस इतना समझिए कि म्यू इक्वल टू में म्यू नॉट प्लस आर टी इन ए का मतलब ए वाले सॉल्यूशन में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वेयर म्यू नॉट इज स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, म्यू नॉट यहाँ पर अभी आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ऊपर बना हुआ है, इसको आप नीचे ही बना लीजिए, नीचे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर म्यू नॉट का मतलब आप लोग चाहें तो ऊपर भी बना सकते हैं। ऊपर देखिए कहीं कहीं पर आपको ऊपर मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको नीचे मिलेगा, तो ऊपर नीचे दोनों को आप सेम अभी समझिएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ ऊपर आते हो आप सब जगह पर ऊपर कर लीजिएगा, तो सब जगह पर नीचे कर लीजिएगा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। वेयर म्यू नॉट इज़ अ स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, जहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो नॉट का मतलब स्टैंडर्ड है, नॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड है। तो वेयर म्यू नॉट इज ए स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल होता है यहाँ पर। एंड ए इज़ द एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि ए हम बोले ना, ए आपका क्या है? सॉल्यूट है। जो जिस सब्सटेंस को हम लोग मिलाए हैं ना, जिस सब्सटेंस को हम लोग मिलाए हैं
जिस सॉल्यूट को हम लोग मिलाए हैं उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ए जो है एक्टिविटी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि म्यू है। म्यू का मतलब केमिकल पोटेंशियल है किसका, ए का, यानी कि सॉल्यूट का। ठीक है, सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, उसका ये केमिकल पोटेंशियल है ए। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो म्यू नॉट आपको दिखाई दे रहा है, म्यू नॉट आपका क्या है, तो म्यू नॉट आपका स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है। ए क्या है यहाँ पे, तो ए आपका सॉल्यूट है। बस इतना याद रखिए। आर टी को आप लोग पुराने से जानते हैं। आर आपका गैस कांस्टेंट होता है, टी आपका टेम्परेचर होता है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम लोग डेरिवेशन करते हैं। दस फॉर द सोल्यूट इन लिक्विड ए। अब हम लोग दो लिक्विड मांगने हुए थे, दो हम लोग सॉल्वेंट मांगे हुए थे, ए नाम का और बी नाम का। तो मान लेते हैं लिक्विड ए की अभी हम लोग बात करें, यानी कि सॉल्वेंट ए की हम लोग बात करें। सॉल्वेंट ए में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट ए के लिए कैपिटल ए लगा देंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर म्यू की जगह पे ए की हम लोग बात करें, ए वाले सॉल्वेंट की, तो ए लगा देंगे। म्यू नॉट की जगह पर भी हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। आप नॉट को ऊपर ही बना लीजिएगा सब जगह पे, जहाँ जहाँ आपको म्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप ऊपर उसके नॉट बना लीजिएगा, जीरो बना लीजिएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट ए प्लस में आर टी इन ए का मतलब ए आपका सॉल्यूट है, और किसका सॉल्यूट है, तो ए वाले सॉल्वेंट का सॉल्यूट है। ठीक है, तो ए। सिमिलरली फॉर द सोल्यूट इन लिक्विड बी की अगर हम लोग बात करें, तो लिक्विड बी के लिए यहाँ पर जहाँ जहाँ ए है वहाँ बी कर दीजिए, तो म्यू बी हो जाएगा, म्यू नॉट बी हो जाएगा, और ये आपका आर टी तो बिल्कुल सेम रहेगा इन ए बी का मतलब फिर से वही बात, ए आपका बिल्कुल सॉल्यूट है और बी आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, बट ऑलरेडी स्टेटेड सिंस द लिक्विड ए एंड बी आर इन द इक्विलिब्रियम। जैसा कि अभी हम आपको बहुत देरी तक समझाएं कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। ए और बी आप देखें कि दोनों में एक इक्विलिब्रियम फेज बन रहा था, जिसको हम लोग टू इक्विलिब्रियम फेज बोल रहे थे। ए का इक्विलिब्रियम फेज और बी का इक्विलिब्रियम फेज, इसीलिए हम लोग उसको टू इक्विलिब्रियम फेज बोल रहे थे। तो क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि म्यू ए म्यू बी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट में है और दोनों की का जो इक्विलिब्रियम है वो बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो म्यू ए इक्वल टू में म्यू बी होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये देखिए म्यू ए इक्वल टू में म्यू बी हो जाएगा। तो म्यू ए की अभी वैल्यू क्या थी, म्यू ए का रिलेशन क्या था, तो म्यू नॉट ए प्लस आर टी इन ए, याद आ रहा है, अभी हम आपको दिखाए हैं ये था। और इक्वल टू में म्यू बी का रिलेशन क्या था, म्यू नॉट बी प्लस आर टी इन ए बी था। अभी हम आपको पीछे दोनों रिलेशन दिखा दें, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको फिर से कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा और फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ये लाइन कहाँ से आई है। अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे तो बहुत तगड़ा कन्फ्यूज होंगे, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर हो जाइए, इस लाइन को समझने के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लीजिए। थोड़ी भी मस्ती यहाँ पर नहीं चलेगी, ठीक से समझने की कोशिश करिएगा, ये कई बार में समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस लाइन से इस लाइन को कैसे फाइंड किया गया है, कैसे यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर टी इन ए, आर टी इन ए। ये देखिए यहाँ पर सेम यही लाइन आप यहाँ पे लिखी गई है, आर टी इन ए। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल सेम है, आर टी इन ए, आर टी इन ए। अब इसका वाला जो आर टी है इक्वल के इस साइड वाला, इस आर टी को हम उठा करके लेके आए हैं इक्वल के इस साइड, इस वाले आर टी को हम उठा करके कहाँ लेके आए हैं, इक्वल के इस साइड। तो ए माइनस में आपका आर टी हो गया। ठीक है, क्योंकि इधर आपका प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आर टी इन ए, आर टी इन ए, और ये वाला इधर आ गया तो माइनस आर टी हो गया। फिर से आप यहाँ पे चाहें तो इक्वल भी बना सकते हैं, या फिर इसी को लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इन लिख सकते हैं, इन। तो इन समझिए, या फिर इक्वल ही एक तरह समझ लीजिए किस में। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे थे, म्यू नॉट ए भी इधर बचा हुआ है, बाकी लिख चुके हैं हम लोग। तो म्यू नॉट ए अगर इस साइड जाएगा इक्वल के अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस। और इधर अभी क्या बचा हुआ है, म्यू नॉट बी बचा हुआ है, म्यू नॉट बी बचा हुआ है, और इन ए बी बचा हुआ है। तो इन ए बी बचा हुआ है, तो इन का मतलब समझिए अभी यहाँ पे फिर से इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए बी इक्वल टू में ये आपका म्यू बी, और ए इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो म्यू नॉट बी माइनस म्यू नॉट ए हो जाएगा। समझिए आप लोग, मुझे लगता है समझ गए होंगे, अगर जो लोग ध्यान से देखे होंगे तो। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये आपका आर टी इन ए, आर टी इन ए, इस आर टी को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, आर टी इन ए माइनस आर टी इन ए माइनस आर टी।
फिर इन लगाइए या फिर इक्वल लगा दीजिए। वैसे इन यहाँ पर लगाना है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा उस लैंग्वेज थर्मोडायनेमिक की लैंग्वेज हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन लगा दीजिएगा। इन ए बी इक्वल टू में यहाँ पर आपका म्यू बी ऑलरेडी है, और ये जब इस साइड आएगा, इस वाले इक्वल की साइड आएगा, तो इस साइड आने के बाद ए म्यू नॉट बी में से माइनस हो जाएगा, यानी कि म्यू नॉट बी माइनस म्यू नॉट ए हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू में म्यू नॉट ए माइनस म्यू नॉट बी। अब इस पूरी लाइन को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो आर टी इन ए माइनस आर टी इन ए बी इक्वल टू में म्यू नॉट बी माइनस ए म्यू नॉट ए। ठीक है। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे, इस कंडीशन में ए अपॉन में ए बी, अगर आप लोग ए और अपॉन में अगर आप लोग ए बी करते हैं तो ए अपॉन में ए बी अगर आप लोग करेंगे तो देखिए म्यू नॉट बी माइनस ए और अपॉन में आपका आर टी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आप लोग यहाँ तक लिख देंगे, लेकिन इस इक्वेशन को भी आपको अभी यहाँ पे सिर्फ लिख करके दिखा देना। आगे इसको क्या करना है, इसको भी कांस्टेंट बनाना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ए अपॉन में ए बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, फर्दर एट गिवन टेम्परेचर म्यू नॉट ए एंड म्यू नॉट बी आर कांस्टेंट। आप देख पा रहे हैं कि म्यू नॉट बी एंड म्यू नॉट ए गिवन टेम्परेचर पर या फिर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर आप देखेंगे वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होने की दशा में जब ये भी कांस्टेंट है, आर टी खुद आप जानते हैं कि कांस्टेंट होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, हेंस इन ए अपॉन में ए बी इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब ये पूरा का पूरा जब कांस्टेंट बन गया तो ऐसी बात है कि ए अपॉन में ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि आपको लिख करके यहाँ पर दिखा देना है। यही बात आप लोग दिखा देंगे, आपको प्रूफ हो जाएगा थर्मोडायनेमिकली, जो भी आपको प्रूफ करना था, विच इज ओरिजिनल फ्रॉम ऑफ द नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, जो कि आपका यहाँ से प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ठीक से समझ में आए होंगे। अगर ठीक से समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार दो बार थोड़ा सा रिपीट करके देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें होती हैं। होती बहुत आसान है, लेकिन अगर आपका ध्यान भटका इधर उधर तो चीज़ें निकल जाती हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी मैथमेटिकल टाइप की चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप लोग को जैसा कि मैं बताया आप लोग रिपीट करके देखेंगे। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बाकी